नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, पिछले 24 घंटे से शिक्षा जगत, शिक्षा विभाग, सरकारी विद्यालयों, सरकारी शिक्षकों से जुड़ी हुई जिन खबरों को वायरल किया जा रहा है, जिन खबरों को हम तक आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें आधा सच आधा फसाना सा प्रतीत होता है। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर यदि गहराई से हम विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे वास्तव में धरातल पर उतार पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा विभाग, और नहीं ऐसे ट्रांसफर और पोस्टिंग की नीति अपनाई गई तो कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं ही इसे स्वीकृत करेंगे। हो सकता है कि आज जितने बवाल हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एवं अन्य असुविधाओं को लेकर के, उससे भी अत्यधिक नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के उपरांत जब प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी तो बवाल खड़े हो जाएंगे। पहला जो बिंदु है वह है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक, चाहे वे जब भी जिस भी प्रकार से बहाल हुए हैं, सभी को पुनः आवेदन हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। सभी इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे और उनका री काउंसलिंग करा करके नए सिरे से उन्हें जिला अलॉटमेंट किया जाएगा और नए सिरे से नए विद्यालय उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज से 30 वर्ष 25 वर्ष पूर्व जो शिक्षक बने हैं, हो सकता है कि उनमें से बहुत ऐसे हैं जो कहीं विस्थापित हो गए हों, जिनके घरों में आग लग गई हो, जिनका घर बाढ़ से डूब गया हो, जिनका घर टूट गया हो, बिखर गया हो, तितर बितर हो गया हो, और इन कारणों से जिन कागजातों के आधार पर वे शिक्षक बने, वे कागजात जल गए हों, बह गए हों या फिर कहीं खो गए हों, तो वे अब चूंकि निश्चिंत थे, उनका तो नौकरी हो चुका है, वे बीपीएससी 94 बीपीएससी 99 के माध्यम से शिक्षक शिक्षिका बने हैं, या फिर नियोजन इकाइयों के माध्यम से ही जो 12 साल 15 साल 18 साल पूर्व जो भर्ती लिए हैं, वे भी निश्चिंत थे। तो अब उनका पुनः जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे, खोजे जाएंगे, तो हो सकता है कि वे न दे पाए, तो फिर वे कैसे स्वीकार कर लेंगे। साथ ही अब जिनका 30 साल 25 साल पूर्व का जब उनका नियोजन है, अब वे मैट्रिक कब किए होंगे, इंटर कब किए होंगे, ग्रेजुएशन कब किए होंगे, उस समय का योग्यता क्या, अर्हता क्या था निर्धारित जो विभाग या आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए थे। क्योंकि जितने बार भर्तियां हुई हैं उतने बार योग्यता, अर्हता, पात्रता में बदलाव किए गए हैं विभाग, आयोग, सरकार के द्वारा। तो काफी अत्यधिक परेशानी होगी पुनः आवेदन लेकर के और नए रूप से काउंसलिंग कराए जाने में। हालांकि यह एक अच्छा पहल था कि पुनः आवेदन ले लिए जाते, उसमें सारे डाटा फिल करवा लिए जाते, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिए जाते, उसमें जो है चॉइस डिस्ट्रिक्ट उनसे मांगे जाते और कोशिश की जाती शिक्षा विभाग के द्वारा कि लगभग सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट प्रथम ही मिले, अर्थात उनका होम डिस्ट्रिक्ट ही प्रदान किया जाए, ताकि इसी के लिए तो ट्रांसफर हेतु सभी मांग कर रहे हैं कि उनका अपना गृह जिला में उन्हें पदस्थापित कर दिया जाए और गृह जिला में भी उनका जो निवास स्थल है, घर है अपना पौराणिक पारंपरिक माता पिता का, तो उनके साथ अपने सपरिवार रह करके और कुछ ही किलोमीटर के रेंज में उनको विद्यालय मिल जाए जहां वो घर से आ जा सके, सपरिवार रह सके और अपना नौकरी कर सके शिक्षक के रूप में। लेकिन अब कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ इस प्रकार की समस्याएं हैं। अब जिनका 94 में जो शिक्षक बने होंगे उससे 10 वर्ष पूर्व वे मैट्रिक इंटर किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे। अब उतना पुराना जब उनका खो गया होगा, जल गया होगा, यदि उनका बाढ़ में बह गया होगा या अन्य प्रकार से किसी प्रकार से उनका नष्ट हो गया होगा कागजात, तो फिर वो कैसे बनवाएंगे, कहां से लाएंगे। यह सोचने और समझने वाली बात है, जिस पर शिक्षा विभाग को सोचने और विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, यदि यह सत्य है तो। दूसरा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 एवं सक्षमता फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, टीआरई 1 टीआरई 2 वालों को तो यत्र तत्र पोस्टिंग भी कर दिया गया है, तो उनका पूर्व का अलॉटमेंट जो जिला है उसे भंग कर दिया जाएगा और नए सिरे से उनको आवेदन लिए जाएंगे, काउंसलिंग होंगे, तो नए सिरे से उनको जिला अलॉट करके और नए जगहों पर उनको पदस्थापित किया जाएगा। तो जो टीआरई 1 टीआरई 2 और अभी सक्षमता परीक्षा जो दिए हैं, तो लगभग लोगों के पास जो है सारे कागजात होंगे। लेकिन अब इसमें सक्षमता फेज 1 वाले जो हैं उसमें लगभग शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका होम डिस्ट्रिक्ट या फर्स्ट चॉइस उन्हें प्राप्त हुआ है। अब उन्हें उम्मीद भी है कि उनका गृह जिला में उन्हें मनचाहा अच्छे विद्यालय मिल जाएंगे। साथ ही अब टीआरई 1 टीआरई 2 और सक्षमता फेज 1 वाले जो लोग हैं वे काफी ज्यादा सेटिंग भी कर रखे हैं, इस वजह से जिन्हें
मनचाहा विद्यालय मिल चुका है, जिन्हें अपना गृह जिला प्राप्त हुआ है, तो वे इसके विरोध में हैं। क्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जब शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था कि सभी का रिकाउंसलिंग करा करके उनका नए रूप से पदस्थापित किया जाएगा, हो सकता है कि जो है अलॉट डिस्ट्रिक्ट जो है वो भंग कर दिया जाएगा, तो उसी समय जो है उसी क्षण से उसी पल से विरोध क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं करना आरंभ कर दी थी कि वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? नियमावली, जिस नियमावली के आधार पर क्षमता लिए गए हैं, उस नियमावली में ही उस प्रकार से नीति नियम बनाए गए हैं, तो फिर उसे भंग कैसे किया जा सकता है? तो क्षमता फेज 1 वाले अधिकांशतः जिनके पास पैसा, पैरवी, पकड़, पहुंच, पहचान था, उन्होंने अपना जुगाड़ बैठा लिया है और उन्होंने इस एवज में अब बिचौलियों को, दलालों को एडवांस भी दे दिया है और वे पूरी तरह से निश्चिंत है, उनको गृह जिला में ही मनचाहा विद्यालय में पोस्टिंग हो जाएगा। तो विरोध करना लाजमी है, लेकिन अब धांधली सेटिंग करके आप मनचाहा विद्यालय पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे शिक्षा विभाग को क्या लेना देना है? शिक्षा विभाग तो सभी का हित का ध्यान में रखते हुए और अपना नीति नियम बनाएगी। अब टेक्निकली जो प्रॉब्लम है, चाहे वह पूर्व से कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हों, टीआरई 1 टीआरई 2 वाले हों या फिर स्वतंत्रता फेज उत्तीर्ण हों, यदि इनका नए रूप से आवेदन लिए जाएंगे, पुनर्काउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद पुराने वाला डिस्ट्रिक्ट भंग करके नया डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा और उसके बाद इनको विद्यालय अलॉटमेंट किए जाएंगे, तो जो पूर्व से पूर्वाभान रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को कि उन्हें मेरिट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे, मेरिट के आधार पर ही विद्यालय दिए जाएंगे, तो फिर उस नीति नियम का क्या होगा? जो मेरिट के आधार पर सारे चीज दिए जाने थे उसका क्या होगा? कभी एक बाधा बनेगी और फिर स्वीकार्य नहीं होगा शिक्षक शिक्षिकाओं का कि उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया, तो उस आधार पर उन्हें जो है शहरी विद्यालय मिले और शहरी विद्यालय मिले, मुख्य मार्ग से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय मिले। लेकिन अब जब पुनः काउंसलिंग होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे, उसके बाद नए रूप से विद्यालय मिलेंगे, तो उसमें किसे कहां मिलेगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जैसा कहा उससे तो यह साफ प्रतीत होता है कि सभी को ऐच्छिक हस्तांतरण या फिर परस्पर हस्तांतरण का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। भले ही आप उम्मीद पाल रखे हो कि ऐच्छिक हस्तांतरण या परस्पर हस्तांतरण का लाभ सभी को मिलेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि 100% शिक्षक शिक्षिकाओं का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, जरूरत के हिसाब से ही हस्तांतरण किए जाएंगे। तो अब पूरे 100% जो शिक्षक शिक्षिकाएं उम्मीद पाल रखे हैं कि सभी का हस्तांतरण होगा, सभी को मनचाहा विद्यालय मिल जाएगा, ऐच्छिक हस्तांतरण, परस्पर हस्तांतरण का लाभ मिलेगा, तो हमें नहीं लगता है कि इस उम्मीद पर शिक्षा विभाग खरा उतरने जा रही है या फिर शिक्षक शिक्षिकाओं का यह उम्मीद या अपेक्षा पूर्ण होने वाला है। अब जो तीसरा बिंदु है कि क्षमता परीक्षा होंगे ही नहीं, खबरें यह फैलाई गई कि क्षमता परीक्षा होंगे नहीं, क्योंकि जो है आवेदन लिया ही जा रहा है, पुनः जो है काउंसलिंग करा ही जा रहा है, तो क्षमता परीक्षा का तो मुख्य उद्देश्य था कि फर्जीवाड़े को समाप्त करना, जो फर्जी है, अयोग्य है, उनको बाहर निकालना एवं जो है इसी आधार पर, इसी माध्यम से जो है स्थानांतरण कर देना नियोजित शिक्षकों का। तो दोनों उद्देश्य जो है वो फलफिल होंगे। रह गई बात सक्षमता से कि कौन सक्षम है कौन असक्षम है, तो क्षमता परीक्षा में बहुत ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि इसमें मेरिट में तो जगह बना पाना है नहीं, इसमें सिर्फ जो पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उन्हें जो है नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो जो उद्देश्य क्षमता परीक्षा का है वो उद्देश्य जब पुनः आवेदन लेकर के और रिकाउंसलिंग कराए जाते हैं, उसके बाद स्थानांतरण पोस्टिंग किया जाता है, तो क्षमता परीक्षा वाला उद्देश्य पूर्ण हो जा रहे हैं, तो क्षमता परीक्षा नहीं लिया जाएंगे, ऐसे जो है खबरें फैलाई जा रही है। अब इसमें कहां तक सच्चाई है यह तो विभाग और आयोग जाने, सरकार जाने, बीएससी भी जाने, क्योंकि क्षमता परीक्षा का प्रावधान जब बना है, नई नियमावली कैबिनेट के द्वारा जब पारित करके क्षमता परीक्षा लिए जाने हैं, तो क्षमता परीक्षा नहीं होगा। साथ ही क्षमता फेज 2 के लिए आवेदन कर लिए गए हैं, 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है, परीक्षा की तिथि घोषित हुई थी, फिर कैंसिल हुआ, अब तक इस परीक्षा कब हो गई नहीं बताया गया है। तो हमें नहीं लगता कि क्षमता परीक्षा नहीं होगा, ऐसी कोई बातें हैं, क्षमता परीक्षा होंगे, चाहे जितने होने हैं, जिस चरण में होने हैं होंगे। अब है कि ऐच्छिक और जो परस्पर हस्तांतरण का लाभ है वो सबको मिलेंगे अथवा नहीं, तो इस पर मैंने बता दिया आपको कि शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था उसके आधार पर तो विशेष लाभ जो मिलने वाले हैं वो दंपति शिक्षकों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलने वाले हैं, जो असाध्य रोगों से ग्रस्त जो शिक्षिकाएं उन्हें मिलने वाले हैं, जो दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें मिलने वाले हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, चाहे वो परित्यक्त हों, चाहे वो विधुर हों, विधवा हों, तलाकशुदा हों, इन्हें मिलने वाले हैं। साथ ही जो वैसे पुत्र या पुत्र वधू जिनके माता पिता सास ससुर के इकलौते हों, या फिर उनके परिजन अभिभावक जो पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर हों, और उनके परिजन अभिभावक जो इन पर निर्भर हैं वे असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है,
तो इन 5 लोगों को जो है, 5 प्रकार के शिक्षकों को जो है विशेष लाभ मिलने वाले हैं कि उन्हें ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिल सकता है, उन्हें परस्पर हस्तांतरण का लाभ मिल सकता है, मनचाहा विद्यालय उन्हें प्राप्त हो सकता है। अब 40 से कम उम्र वालों का पहाड़ी क्षेत्रों में और नदी उस पार क्षेत्रों में पोस्टिंग किया जा सकता है, ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो यह कौन सा दुख हो गया कि 40 साल से कम के हम हैं तो हम पहाड़ पर, जंगलों में, नदी के उस पार हम ड्यूटी करेंगे, और जो 40 से अधिक वाले हैं वे शहरों अर्ध शहरों में जो है वो ड्यूटी करेंगे, तो फिर मेरा मेरिट का क्या होगा? तो इसमें भी आधा सच आधा फसाना दिखता है। 5 अलग अलग जो पूरे बिहार के क्षेत्रों को कैटेगरी बांटे गए हैं, ऐसी खबरें जो बताई जा रही है कि शहरी है, अर्ध शहरी है, ग्रामीण है, पहाड़ी है, नदी के उस पार वाला क्षेत्र है। तो अब 5 अलग अलग जो कैटेगरी बांटे गए हैं बिहार के क्षेत्रों का, अब उसमें किस आधार पर पोस्टिंग किया जाएगा, तो यह नीति शिक्षा विभाग बनाएगी। लेकिन 40 से कम उम्र वालों को नदी पार और पहाड़ी क्षेत्रों में, और उससे अधिक उम्र वालों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, यह कोई आधार तो नहीं हुआ, उम्र यह आधार नहीं हुआ। अब हो सकता है कि कुछ शहरों में रहना पसंद करेंगे, कुछ जंगलों पहाड़ों में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जो जिस वातावरण में, माहौल में पला पड़ा है उसे वो भाता है और उसमें वो कंफर्टेबल पाता है खुद को, तो उस अनुरूप भी उसको चॉइस मांगे जाएंगे ना, उसको तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगे जाएंगे। अब जब पुनः आवेदन लेकर के, पुनर्काउंसलिंग करके जब पोस्टिंग कराया जाएगा, जिसमें पुनः जो है 3 जिलों का चॉइस मांगा ही जाएगा, तो फिर सबको पता है कि मन से एक ही जिला कोई दे पाता है ना, 2 अन्य जिला जो देते हैं वह तो ऑप्शन देने हैं चूंकि, इसलिए वो देते हैं। अब फर्स्ट चॉइस ना मिल करके सेकंड थर्ड चॉइस यदि मिला तो भी मनचाहा नहीं होगा। वहां भी जाकर के अब जो जिस जिला का है उस जिला चॉइस में डाला और इर्द गिर्द वाला जिला चॉइस में डाला। अब इर्द गिर्द वाले जिला में भी यदि उसका पोस्टिंग होता तो फिर उसको उस जिला के पहाड़ी क्षेत्र में भेजा जाएगा, कि जंगलों में भेजा जाएगा, कि नदी के उस पार भेजा जाएगा, कि उसको जो है शहर में भेजा जाएगा, अर्ध शहर में भेजा जाएगा, ग्रामीण भेजा जाएगा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा, कौन जानता है? फिर तो वही परेशानी उनके साथ रह जाएगी ना। तो जो अभी खबरें निकल करके आ रही हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विभिन्न माध्यमों से, इसमें आधा सच आधा फसाना दिखता है। अभी हमें इंतजार करने की आवश्यकता है जब तक कि शिक्षा विभाग के द्वारा प्रमाणिक तौर, आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी न किया जाए, चाहे वो शिक्षा मंत्री के स्तर से हो या फिर डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से हो, लिखित रूप से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो, तब तक हमें इन फैलाए जा रहे खबरों पर पूर्ण विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आधा सच आधा फसाना है। आप निश्चिंत रहे, जो भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।